हिंदी नेट, इसमें पहला चैप्टर है हिंदी भाषा और उसका विकास। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा और उसका विकास से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है तत्सम और तद्भव से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, मतलब इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है। ठीक है, जैसे ऑप्शन दे रखा आग, बयार, पंख, अक्षर, तो इसमें तत्सम शब्द जो है वो अक्षर है। ठीक है, तत्सम शब्द क्या है, अक्षर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। अब भाषाओं के नाम दे रखे संस्कृत, अंग्रेजी, अरबी, फारसी। तो संस्कृत, अंग्रेजी और फारसी तो आर्य भाषाओं में शामिल है, केवल एक भाषा अरबी, ये अरबी जो है आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। तो इसमें क्वेश्चन यही पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है, तो उसका सही आंसर है अरबी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। फिर से पूछा इसमें कोई कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। ऑप्शन दे रखे यूनानी, लैटिन, प्राकृत और तुर्की, तो उसका सही आंसर है तुर्की। तुर्की जो है वो भी आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है, पहले था अरबी और दूसरा तुर्की। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है। क्वेश्चन है उसका ऑप्शन दे रखे आज्ञा, राय, सर्व, स्वामी, तो इसमें जो राय शब्द है वो तत्सम नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, भाषा के रूप में अवधि का प्रथम प्रयोग किस रचना में मिलता है, तो उसका आंसर है खालिक बारी। खालिक बारी भाषा में अवधि का प्रथम प्रयोग मिलता है। खालिक बारी जो रचना है खालिक बारी, उसके अंदर अवधि का सबसे प्रथम उपयोग मिलता है, मतलब अवधि का सबसे पहले प्रयोग खालिक बारी रचना में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो प्रथम राज्य भाषा आयोग की स्थापना 7 जून 1955, 7 जून 1955 को की गई थी। क्वेश्चन नंबर 7, बघेली बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। आंसर है अर्धमागधी। बघेली बोली जो है अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। क्वेश्चन नंबर 8, स्पर्श संघर्षी व्यंजन ध्वनि कौन सी है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन ध्वनि, तो उसमें झ जो है वो स्पर्श संघर्षी व्यंजन ध्वनि है। क्वेश्चन नंबर 9, स्वर ध्वनि के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। जैसे स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण नहीं किया जा सकता। ऑप्शन 2, उच्चारण की दृष्टि से मूल स्वर 10 हैं। स्वर ध्वनि के उच्चारण में हवा अबाध गति से मुख विरवर से निकलती है। सभी स्वर अक्षरिक नहीं होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, हर्ष और दीर्घ। तो इसका सही आंसर है 2, 3 और 5, मतलब स्वर जो है 2, 3, 5 है। उच्चारण की दृष्टि से मूल स्वर जो है 10, उच्चारण जो हम करते हैं मूल स्वर 10 है, ये सही है। स्वर ध्वनि के उच्चारण में हवा अबाध गति से मुख विवर से निकलती है। जब हम स्वर का उच्चारण करते हैं तो जो हवा है हमारे मुख से बिना रुके निकलती है। ठीक है, और कौन सा है इसमें 5। मात्रा के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व मतलब छोटा, दीर्घ मतलब लंबा। ठीक है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, तो सही आंसर है 2, 3 और 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, क्रिया के संबंध में निम्नलिखित तथ्य है। कुछ फैक्ट दे रखे तो कौन सा सही है, इसका आंसर है 2, 3 और 5, मतलब जो क्रियाएं वाक्य के अंत में रहकर वाक्य को समाप्त करती है वे समापिका क्रिया कहलाती है, ये सही है। ठीक है, जिस शब्द के प्रयोग द्वारा किसी वस्तु के विषय में विधान किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं, और क्रिया के मूल अंश को धातु कहते हैं, तो इसका आंसर यही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, अब 2 कॉलम दे रखे हैं, दोनों में मिलान करना है। कॉलम 1 में दे रखा है तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास, और दूसरे में दे रखे उदाहरण इसके लवकुश, यथामति, शिवालय, चक्रपाणी। तो सही आंसर है इसका ए का 3। शिवालय जो है वो तत्पुरुष समास है। ठीक है, समास हम डिटेल में पढ़ चुके हैं पीछे क्लास के अंदर। ठीक है, तो उसमें हमें पहचान मिल जाएगी। तत्पुरुष समास जो है वो शिवालय, तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल क्या है, शिवालय है। द्वंद्व समास का जो एग्जाम्पल है वो है लवकुश, द्वंद्व समास लवकुश इसका एग्जाम्पल है। अव्ययी भाव समास का यथामति, और बहुव्रीहि समास का है चक्रपाणी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, देवनागरी लिपि के मानकीकरण के प्रयासों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए, मतलब उसको सीक्वेंस में लगाना है, स्टार्टिंग से एंड तक सीक्वेंस लगाना है इसका। तो इसमें सही सीक्वेंस क्या है, महादेव गोविंद राणाडे के सुझाव पहला है इसमें, फिर है इसमें महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुणे द्वारा गठित लिपि सुधार समिति, फिर काका कालेलकर की अध्यक्षता में गठित सुधार समिति, उसके बाद आता है इसके अंदर आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में गठित परिषद, और उसके बाद डॉक्टर राधा कृष्णन की अध्यक्षता में गठित परिषद। तो इसका सही सीक्वेंस है, देखिए तो ऑप्शन बी 2, 4, 3, 5, 1। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 है। अब इसमें 2 कथन दिए गए हैं, एक है अभिकथन
के रूप में है और दूसरा उसका कारण है, ठीक है। असर्शन और रीजन दे रखा है इसके अंदर। अभिकथन क्या है? भौगोलिक परिवेश का भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान रहता है, ये फैक्ट है। कारण क्या बताता है? भाषा मूलतः सामाजिक उत्पाद है। सामाजिक परिवेश किसी भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान करने वाला सबसे सबल कारण है। तो इसमें क्या हो सकता है? ऑप्शन ए दे रखा है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, तो सही है ये, ठीक है। ए और आर दोनों सही है, यानी कि भौगोलिक परिवेश का भाषा के मानकीकरण में प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान रहता है, सही है। मतलब जैसी ज्योग्राफिकल कंडीशन होगी वैसा ही भाषा का परिवेश भी होगा, भौगोलिक परिवेश की भाषा का मानकीकरण वहां पर होगा। और रीजन क्या बताता है इसका? क्योंकि भाषा सामाजिक उत्पाद है, समाज से निकलती है, और सामाजिक परिवेश किसी भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान करने वाला सबसे सबल कारण है। तो ये दोनों ही सही है, और जो सेकंड वाले है वो फर्स्ट वाले की सही व्याख्या भी है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14। अब यहाँ पर भी दो कथन दिए गए हैं, कथन एक, कथन दो। बघेली बोली के अन्य दो नाम लरिया और खलताही भी है। और कथन दो कहता है, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी के अनुसार अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी में बहुत कम अंतर है। तो अब इसमें बताना है हमें, कथन एक और दो दोनों सत्य हैं, कथन एक और दो दोनों असत्य हैं, कथन एक सत्य है लेकिन कथन दो असत्य है, कथन एक असत्य है लेकिन कथन दो सत्य है। तो इसमें ऑप्शन है कथन एक असत्य है, मतलब बघेली बोली के अन्य दो नाम लरिया और खलताही है, ये गलत है, ठीक है। बघेली बोली के दो नाम लरिया और खलाई नहीं है। दूसरा दे रखा है, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी के अनुसार अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी में बहुत कम अंतर है, ये सही है। मतलब पहला कथन गलत है, दूसरा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 15। देवनागरी लिपि का विकास क्रम क्या है? देवनागरी लिपि किस क्रम में, किस सीक्वेंस में विकास हुई थी? सबसे पहले आई थी ब्राह्मी लिपि, उसके बाद आई गुप्त लिपि, फिर कुटिल लिपि और उसके बाद देवनागरी। तो उसका विकास कैसे हुआ? ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि और उसके बाद देवनागरी। तो ये देवनागरी लिपि का विकास क्रम है, ठीक है। ये इसकी डेवलपमेंट स्टेजेस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16। हिंदी के अनुनासिक व्यंजन की संख्या कितनी है? अनुनासिक मतलब जो नाक से बोले, जैसे व्यंजन जो नाक से कहे जाते हैं, वो कितने हैं? 5 है। हिंदी में अनुनासिक व्यंजन की संख्या जो है वो 5 है। क्वेश्चन नंबर 17। गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब किया गया था? तो गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन 1957 में किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18। बुंदेली बोली की उपबोलियां कौन सी हैं? तो बुंदेली बोली की उपबोलियां हैं भदौरी, बनाफरी और खटोला। बुंदेली बोली की उपबोलियां, ठीक है, उपभाषाएं, उपबोलियां कौन कौन सी हैं? भदौरी, बनाफरी और खटोला। क्वेश्चन नंबर 19। देवनागरी लिपि के संबंध में निम्नलिखित तथ्य मिलते हैं। अब इसके तथ्य बता रखे हैं, तो इसका सही आंसर है 2, 3 और 4, यानी कि कौन से सही है? देवनागरी की वर्णमाला का वर्ण क्रम वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है, ये सही है, ठीक है। नगरों में प्रचलित होने से देवनागरी नाम पड़ा। अब वो नगरों में प्रचलित थी इसीलिए उसका नाम देवनागरी पड़ गया, ठीक है। और फिर गुजरात के नागर ब्राह्मणों के नाम पर नागरी नाम पड़ा है, तो उसका आंसर यही है, ठीक है, 2, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 20। अवधी और ब्रज में निम्नलिखित वैषम्य मिलता है। क्या वैषम्य मिलता है? मतलब इसमें आंसर है 1, 2 और 5, यानी कि अवधी का संबंध पूर्वी हिंदी से है जबकि ब्रज का संबंध पश्चिमी हिंदी। अवधी ईस्ट की भाषा है और ब्रज वेस्ट की भाषा है, ठीक है। और क्या है? अवधी में ए औ स्वर का उच्चारण आई औ के रूप में होता है, किंतु ब्रज में ये स्वर अय औ के रूप में उच्चरित होते हैं। अवधी भाषा और ब्रज भाषा में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, वर्णों का उच्चारण का डिफरेंस है इसके अंदर। एक पूर्वी बोली है और एक पश्चिमी बोली है, ठीक है। तो उसमें बता रखा है, जैसे ए और ओ का जो उच्चारण होता है अवधी में आई और औ के रूप में होता है, और ब्रज में ये स्वर अय और औ के रूप में उच्चरित होते हैं, ठीक है। और क्या है इसके अंदर? अवधी में पुल्लिंग संज्ञा पदों में वा प्रसर्ग जुड़ने की प्रवृत्ति मिलती है, हर जगह वा लगा देते हैं, ठीक है, जबकि ब्रज में प्राय ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 21। एक तरफ दे रखा उच्चारण स्थान के आधार पर नाम और दूसरी तरफ के व्यंजन ध्वनि। तो तालव्य ध्वनि, तालव्य ध्वनि कौन सी होती है? तालव्य ध्वनि होती है च, छ, ज और झ, ये तालव्य ध्वनि होती है। मूर्धन्य ध्वनि कौन सी होती है? मूर्धन्य ध्वनि होती है ट, ठ, ड और ढ। कंठ्य ध्वनि क्या होती है? कंठ्य ध्वनि होती है क, ख, ग, घ। और वत्सर्य ध्वनि क्या होती है? वत्सर्य ध्वनि होती है ल, स, न और न। क्वेश्चन नंबर 22। दो कथन दिए, कथन एक, कथन दो। कथन एक है, जिस भाषा के माध्यम से राष्ट्र की अधिकांश जनता विचार विनिमय करती है वही राष्ट्रभाषा होती है।
विनिमय मतलब विचारों का आदान प्रदान करती है, बात करती है, वही राजभाषा होती है। कथन 2 देता है किसी राष्ट्र में सभी प्रचलित भाषाएं राष्ट्रभाषाएं होती हैं, किंतु जो भाषा संपूर्ण देश की धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक परंपराओं को धारण करने में सक्षम होती है, वह भाषा राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित हो जाती है। तो उसका आंसर सही ये है, कथन 1 और 2 दोनों ही सत्य है। जिस भाषा के माध्यम से राष्ट्र की अधिकांश जनता विचार विनिमय करती है वो राष्ट्रभाषा कहलाती है, सही है बिल्कुल। किसी राष्ट्र में सभी प्रचलित भाषाएं राष्ट्रभाषाएं उसी राष्ट्र की भाषाएं हैं होती हैं, किंतु जो भाषा संपूर्ण देश की धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक परंपराओं को धारण करने में सक्षम होती है वो राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित हो जाती है। जैसे हिंदुस्तान में ब्रज भाषा है, अवधी भाषा है, पंजाबी है, हरियाणवी, बहुत सारी भाषा है, लेकिन हिंदी को सभी लोग समझ सकते हैं, इसीलिए उसे राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है गिरिधर बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। कथन 2 रामकृष्ण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो आंसर यह है इसका, कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है। मतलब गिरिधर जो है बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, ये सही है, और रामकृष्ण तत्पुरुष समास का उदाहरण है, ये असत्य है। इसके लिए इस व्याकरण में हमने समास वाला चैप्टर पढ़ा था, उसको डिटेल में पढ़ लेना तो तुम्हें सारे आंसर अपने आप ही समझ आएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, देवनागरी लिपि के संबंध में निम्नलिखित बातें उपयुक्त है। अब इसके संबंध में कौन कौन सी बातें उपयुक्त है? पहली बात सही है, जैसा बोला जाता है देवनागरी में वैसा ही लिखा जाता है। मतलब हिंदी में देवनागरी लिपि है हिंदी की, हम जो बोलते हैं वही लिखते हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन भी वही होता है, वही हम लिखते भी हैं, तो ये सही है। जैसा बोला जाता है देवनागरी में वैसा ही लिखा भी जाता है। फिर संविधान में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को राजभाषा माना गया है, ये सही है। ध्वनि और संकेत में निश्चितता है, ध्वनि और संकेत निश्चित नहीं होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से अविकारी शब्द कौन से हैं? तो इसमें संज्ञा, विशेषण, क्रिया या क्रिया विशेषण। तो अविकारी शब्द जो है वो क्रिया विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 26, स्वनिम के संबंध में उपयुक्त कथन है। और स्वनिम के उस संबंध में क्या उपयुक्त कथन है? इसका संबंध मौखिक भाषा से है। स्वनिम का संबंध मौखिक भाषा से है। यह उच्चरित भाषा की लघुतम इकाई है, लघुतम मतलब छोटी इकाई है। इसका ज्ञान भाषा के शुद्ध उच्चारण को जानने में सहायक है। तो ये क्या है? स्वनिम से संबंधित उपयुक्त कथन है। क्वेश्चन नंबर 27, अकारांत एक वचन पुल्लिंग संज्ञाओं के विकृत रूप का प्रत्यय क्या है? तो अकारांत एक वचन पुल्लिंग संज्ञाओं के विकृत रूप का प्रत्यय ए है, छोटे ए से एड़ी जो था वो ए है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, मालवी केंद्र है। मालवी कहाँ का केंद्र है? मालवी इंदौर का केंद्र है। मालवी जो है वो इंदौर का केंद्र है। अब इसमें 2 कॉलम दे रखे, सूची 1 सूची 2। सूची 1 में नामकरण किया गया और सूची 2 में वर्ण दे रखे हैं। नामकरण है महाप्राण ध्वनि। तो महाप्राण ध्वनि कौन सी है? ख। ख जो है वो महाप्राण ध्वनि है। घोष ध्वनि, घोष ध्वनि है ज। पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन है ल। पार्श्विक व्यंजन है ल। और लौड़ित व्यंजन, लौड़ित व्यंजन है र। ठीक है। निम्नलिखित में से अर्ध समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर कौन सा है? छोटा ए और छोटा ओ, ए और ओ। ठीक है। तो ये जो है अर्ध समृद्ध स्वर है। अब उपयुक्त कथन का चयन कीजिए, उसमें भी उपयुक्त कथन बताने हमें। पहला कथन दे रखा है स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण नहीं किया जा सकता, ये गलत है। स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण किया जा सकता है। स्वनिम के 2 भेद होते हैं, खंडे और खंडेतर, ये सही है। स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण किया जा सकता है, ये सही है। सर्वनाम में लिंग के कारण रूपांतर हो जाता है, गलत। उत्पत्ति और विकास की दृष्टि से शब्दों के 4 भेद हैं, ये सही है। तो इसका आंसर है 2, 3 और 5। यानी कि स्वनिम के 2 भेद होते हैं, खंडे और खंडेतर। स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण किया जा सकता है और उत्पत्ति या विकास की दृष्टि से शब्दों के 4 भेद होते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 32, भाषा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब क्या क्या कथन है? मानव भाषा में भूमिकाओं की परस्पर परिवर्तनीयता होती है, ये सही, हमेशा चेंज होती है। तो लोगों की भूमिका जो होती है भाषा में चेंज होती रहती है, ये सही है। विविधता मानव भाषा का अभिलक्षण नहीं है, ये गलत है। मानक भाषा यादृच्छिक होती है, सही है। भाषा द्वैतता को अभिरचना की द्वैतता भी कहते हैं, गलत। स्थान और काल का अंतरण मानवेतर भाषा का गुण है, ये सही है। तो उसका आंसर क्या है? 1, 3 और 4। यानी कि मानव भाषा में भूमिकाओं की परस्पर परिवर्तनीयता होती है, सही है। और मानव भाषा यादृच्छिक होती है, ये सही है। और भाषा द्वैतता को अभिरचना की द्वैतता भी कहते हैं, ये सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, संसार की कोई लिपि यदि सर्वाधिक पूर्ण है तो वह एकमात्र देवनागरी है। यह कथन किसका? ये किसने कहा? ये कहा था आइजैक पिटमैन ने।
आइजैक पिटमैन ने कहा था कि संसार की कोई लिपि यदि सर्वाधिक पूर्ण है तो वह एकमात्र देवनागरी है। देवनागरी ही सर्वाधिक पूर्ण लिपि है, ऐसा कहा था आइजैक पिटमैन ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, 2 कॉलम दे रखे, लेखक और पुस्तक। किस लेखक ने कौन सी पुस्तक लिखी? सबसे पहले किशोरीदास वाजपेयी। किशोरीदास वाजपेयी ने लिखी हिंदी शब्दानुशासन। किशोरीदास वाजपेयी की किताब है हिंदी शब्दानुशासन। अंबिका प्रसाद वाजपेयी, इनकी जो किताब है वो है हिंदी कौमुदी। ठाकुर रामचरण सिंह, इनकी किताब भाषा प्रभाकर। विश्वेश्वर दत्त शर्मा, इनकी किताब है भाषा तत्व प्रकाश। ठीक है। यानी कि किशोरीदास वाजपेयी ने हिंदी शब्दानुशासन लिखी, अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने भाषा तत्व प्रकाश लिखी, ठाकुर रामचरण सिंह ने भाषा प्रभाकर लिखी, विश्वेश्वर दत्त शर्मा ने भाषा तत्व प्रकाश लिखी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, राष्ट्रभाषा हिंदी समस्याएं और समाधान, पुस्तक के लेखक कौन से हैं? एक पुस्तक है हिंदी राष्ट्रभाषा हिंदी समस्याएं और समाधान। ये पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक लिखी है देवेंद्र नाथ शर्मा ने। किसने लिखी है? देवेंद्र नाथ शर्मा ने। निम्नलिखित में से मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी हैं? मूर्धन्य ध्वनियां कौन कौन सी हैं? ट, ड और ठ। ट, ड और ये मूर्धन्य ध्वनि जिसमें जो जीभ है ऊपर वाले तालु से टकराती है, मूर्धन्य ध्वनि होती है ट, ठ और ड। ठीक है, ये मूर्धन्य ध्वनि है। निम्नलिखित में से अर्धमागधी अपभ्रंश में किस बोली का संबंध है? तो अर्धमागधी अपभ्रंश में अवधी बोली का संबंध है। अर्धमागधी अपभ्रंश से अवधी बोली का संबंध है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 31 जुलाई 1947 31 जुलाई 1947 को गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है, आचार्य नरेंद्र देव जो थे वो देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे, जो कि 31 जुलाई 1947 को गठित की गई थी। ठीक है, इसमें 3 क्वेश्चन के आंसर है। हिंदी देवनागरी लिपि सुधार समिति कब बनी थी? 31 जुलाई 1947, 31 जुलाई 1947 को। उसके अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव इसके अध्यक्ष थे। ठीक है।